आदरणीय मंच, और ग्रामीण पत्रकारिता में हमसे भी ज्यादा रिस्क लेकर जान की बाजी लगाकर पत्रकारिता को जिंदा करने वाले तमाम मेरे शेर बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ। आज थोड़ा कार्यक्रम में चेंज हुआ, मुझे लगा लंच के बाद मुझे बोलना है, लेकिन जब आदेश हुआ है मन से, क्योंकि जब मुझे विजय जी का फोन आया कि आपको आना है गंगा के, और फिर संदीप का नाम लिया, तो वो क्या है, संदीप का नाम पासवर्ड हो जाता है मेरे लिए कि संदीप का कार्यक्रम है तो मैं अवॉइड नहीं कर सकता। वो क्यों, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन फिर मेरे ऑफिस की टीम ने गंगा खेड़ सब लग गए काम पे कि गंगा खेड़ कहाँ है, कितना डिस्टेंस है। तो हमारे यहाँ जो मेरा जो सेक्रेटरी है वो सब कहने लगा कि सर अवॉइड दिस प्रोग्राम, इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। मैंने कहा क्या हुआ सर, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपको वहां उतरना पड़ेगा, वहां से इतना दूर जाना पड़ेगा। और उनकी भी बात सही इसलिए है कि हम डेली बिजनेस वाले लोग हैं, रोज यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, रोज का रेवेन्यू आता है। यदि 2-3 वीडियो आगे पीछे हो जाता है तो रेवेन्यू कम हो जाता है। तो सबको चिंता है, 10-12 लोग हैं, 6-7 लाख रुपए की तनख्वाह होती है, तो सबको चिंता तो देखिए क्या होना है। तो मैंने बोला नहीं, मैं आके फिर एक्स्ट्रा काम करूंगा, लेकिन मुझे जाना जरूरी है, क्योंकि आप भाई साहब मीडिया को नहीं जानते। मैं जब पत्रकारिता में आया तो शुरुआत में IFWJ था, इंडियन वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन, एक नेशनल जर्नलिस्ट यूनियन था, NUJ, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े नाम थे। इंदौर में मैंने पत्रकारिता शुरू की तो मैंने देखा, मैं भी बड़ा एक्टिव हुआ, नया कॉलेज से निकला हुआ लड़का था, कॉलेज पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व था, तो एक नेतागिरी का रहता है कि हम भी कुछ बने। बाद में मैंने देखा कि ये तो बड़ी दुकानें हैं, यहाँ नेता अपनी दुकान चलाता है और हमें बेचता है। जो वर्तमान में राजनीति में होता है वो पत्रकारिता में भी होता है। फिर दिल्ली गया, फिर उसके बाद पूरा ऑल इंडिया घुमा, तो मुझे लगा कि हर राज्य में ऐसी दुकानें चल रही है, और महाराष्ट्र में तो ऐसी बहुत दुकानें हैं। कई बार कंफ्यूज हो जाता है, एक आदमी इधर का भी संगठन है, उधर भी है, एक ही प्रोग्राम में मिल जाता है। और कई प्रोग्राम में मैंने तो नेताओं के सामने कहा कि मैंने बोला पत्रकारों का कार्यक्रम है भाई, नेता क्या कर रहे हैं इसमें? नेता का कार्यक्रम हम नीचे बैठेंगे, पत्रकारों का कार्यक्रम फिर हम नीचे बैठेंगे, नेता ऊपर बैठेंगे। मैंने बोला इनको क्या मतलब है भाई, इनसे मतलब ही लोग नहीं है जिनको आप बुला रहे हैं। तो ये लातूर में कार्यक्रम हुआ तो बहुत अमित देशमुख को थोड़ा बुरा भी लगा। वो बोला नहीं मैं आप ही में से हूँ। मैंने नहीं, मैं नहीं मानता, आपके पिताजी थोड़े थे, आप में वो नहीं है, सीधा सीधा। तो संदीप को मिलने के बाद ऐसा नहीं कि संदीप के बहुत सारे मित्र हैं, मिल गए संदीप, तुम्हारी बहुत सारी बड़ी करते हैं, बहुत सारे बता रहे थे कि संदीप कहाँ जा रहा है, तुम मालूम है संदीप क्या है? मैंने बोला मुझे जाना चाहिए, क्योंकि अरुण शौरी ने एक बार हमको कहा था, चंद्रशेखर की पदयात्रा में इंदौर आए थे, तब उन्होंने, हम फ्री प्रेस में थे, हम डेस्क पे काम करते थे तब, तो हमारे संपादक उनके मित्र थे, तो रात को डिनर दिया उनको फ्री प्रेस के प्रांगण में। वो आए और उन्होंने रिपोर्टर छोड़ के सब डेस्क के लोगों से बात करना चाहा, क्योंकि वो डेस्क पे कभी बाहर एक्सपोजर नहीं मिलता। उन्होंने बस यही लड़के थे 10-12, उनके बीच में वो प्लेट लेके आए और कहे कि कभी भी कोई चीज आपको समझनी हो, इसको उसको क्यों पूछते हो? आपको कुरान के बारे में जानना हो तो आप मौलवी को फोन करेंगे, मौलवी आपको अपने हिसाब से कुरान बताएगा। कुरान का ट्रांसलेशन इतने भाषाओं में मिलता है, आपको जो भाषा आती है उसमें कुरान की कॉपी लो और पढ़ो, तो आपको समझ में आ जाएगा कुरान क्या कहता है। तो वो एक गांठ बांध के रखी है। तो मैंने बोला चलो संदीप से मिला जाए, क्या होता है। और मैं संदीप के पहले कार्यक्रम में आया, नासिक में था, और उस कार्यक्रम में आने के बाद मैं अभिभूत हुआ, क्योंकि पहली बार मुझे दुकान बंद दिखी। दुकान थी ही नहीं, वो एक परिवार था, और पत्रकारों को परिवार की जरूरत है। दूसरी बात, संदीप क्यों अट्रैक्ट करता है? इसलिए करता है कि संदीप कटोरा लेके नहीं घूमता,
हर संगठन में पत्रकार मंत्रियों को, सरकार को बोलते कि हमारे लिए ये व्यवस्था चाहिए, हमारे लिए ये करना चाहिए, सरकार ने हमारे लिए करना चाहिए, सरकार ने हमारे लिए करना चाहिए। मुझे संदीप पहला व्यक्ति मिला कि जो कहता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम खुद करेंगे। वो जो शेर है, खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, वो है संदीप। इसीलिए संदीप कितना भी दूर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है, मैं जाता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत में ही, क्योंकि कार्यक्रम का टोन ही बदल गया, नहीं तो मुकेश चंद्राकर को ही श्रद्धांजलि, शहीद मुकेश को, क्योंकि मैं भी मुकेश को जानता था। हम छत्तीसगढ़ में जब भी नक्सलाइट एरिया में कोई खबर होती थी तो मुकेश ही एक कॉन्टेक्ट पॉइंट था सबका। कभी हम रायपुर जाते थे, मुकेश वहां से आता, बात होती। बहुत संघर्षशील लड़का था, पिता उसने खोया नक्सल मूवमेंट में, माता कोई कैंप में रहता था। और उसकी एक बहुत एक दूसरी भी एक कहानी है उसके साथ कि जब कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को नक्सली अगवा करके चले गए, दिल्ली से लेके छत्तीसगढ़ तक हिल गया सब। ऐसे समय मुकेश और उनके 3 साथियों ने नक्सलियों के साथ कांटेक्ट करके उनको छुड़ाने का प्रयास किया और छुड़वा के ले आए। ये थी उसकी पत्रकारिता। लेकिन दुख इस बात का है, वो नक्सलियों से लड़ भी रहा था, नक्सलियों को सुधार भी रहा था, उनको समझा भी रहा था, लेकिन नक्सलियों के हाथ नहीं मारा गया। वो मारा गया एक टुच्चे ठेकेदार के हाथ, क्योंकि उसके ऊपर भ्रष्ट राजनेताओं का एक सड़क, और वो सड़क आप देखिए, आप यदि संदीप जी आपने वो सड़क देखी होगी तो आप सड़क हाथ से उठा सकते हैं। पार्टनर में जाइए और सड़क ऐसा जैसा कारपेट रोड होती है वैसी सड़क रोड होती थी। 90 करोड़ क्या 40 करोड़ की सड़क 120 करोड़ तक पहुंच गई और सड़क फोल्ड होती है। उसने उसके बारे में लिखा और सही कहा, मतलब संदीप ने कि हर एक का अपना एक आउटलेट होना चाहिए। आजकल पत्रकारिता व्यवसाय हो गई है, तो हो सकता है कि कई खबरें आपकी नहीं जा सकती। कई लोग बोलते हैं कि मानकर जी आपको खबरें भेजते, लेकिन मेरे पास दिन में 10 वीडियो का लिमिट है। जो वीडियो आपके वीडियो पड़े रहते तो कहीं लगता है कि अभी तक क्यों नहीं चला। कोई अशोक मानकड़ी की जरूरत नहीं, खुद YouTube लॉन्च करो और खुद शुरू कर जाओ। कोई इसको ज्यादा लगता नहीं। मेरी दुकान जो है YouTube की टोटल 20,000 की है, उसमें 19,000 का कैमरा है और एक 300-400 रुपए की वो स्टैंड है। मैं एयरपोर्ट पे भी खड़ा करके बोलना शुरू कर देता हूँ और जाता है, क्योंकि हम कोई फिल्म मेकर नहीं है मनमोहन देसाई जैसे कि 10 लाइन चाहिए, इधर से एंगल उधर से एंगल, घोड़े चाहिए। ये तो खबर है, खबर चलते हुए देखिए आपका चेहरा काला हो पीला हो कोई फर्क नहीं पड़ता। खबर दुनिया तक आनी चाहिए, उसने अपना YouTube भी बनाया। YouTube का चलो ठीक है व्यूअरशिप नहीं होगी, लेकिन एक मानसिक सेटिस्फेक्शन होता है कि मेरे पास खबर थी और मैंने देखी। कौन सी खबर कब कहाँ उठे तो बता नहीं सकता, इसलिए खबर मत रखो। हम तो दिल्ली मुंबई पुणे बैठने वाले लोग पत्रकारिता नहीं करते। मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, मैं तो विश्लेषण करता हूँ। पत्रकारिता आप करते हैं, आप खबरें लाते हैं, उस खबरों का मैं विश्लेषण करता हूँ। तो मेरा बेस जो है वो मेरे ग्रामीण पत्रकारिता है। मैं बार बार कहता हूँ कि पत्रकारिता को कहीं देखना है तो ग्रामीण क्षेत्र में देखिए। आज हम क्यों कहते हैं कि किसी की हत्या हुई? मुकेश की हत्या होने पे रायपुर के पत्रकार, हमने दिल्ली से भी पत्रकार संगठन से लेटर भेजे कि मुकेश के परिवार को कुछ मदद करनी चाहिए। हम कटोरा लेके भीख मांग रहे थे ना। आज ये जो सुरक्षा कवच मिला है आपको, एक भीख का मोहताज नहीं है। यदि कुछ अनहोनी होती है तो ये आपके साथ खड़ा है सुरक्षा कवच। ये संकल्पना सोचना ही अपने आप में बड़ी बात है। इसके लिए एक बार संदीप के लिए तालियां। उम्र में छोटा है इससे, लेकिन सोच मेरे से बड़ी है। मैं आज एग्री करता हूँ आपके सामने। स्थिति बहुत गंभीर है पूरे देश में। आज प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे साथ बैठे हैं। जनरली मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, उनका जॉब होता है, वो सरकार का उनको सुनना पड़ता है। मेरे पास जब मैं मुंबई जाता हूँ कई बार मुंबई में पिछली बार एक इंसान मेरे से आए तो बोले आपको डिनर में इनवाइट करना है। मैंने कहा है, बोले बता नहीं पाएंगे जगह, आपको मैं ले जाऊंगा। तो मैंने लगा क्या मतलब हुआ क्या? बोला नहीं एक जगह लेके चलो, आपको चलना है, बस कुछ लोग मिलना चाहते हैं। मैंने ऐसा क्या होगा? मैं गया रात को 9-10 बजे, बरसात हो रही थी, तो एक दुकान के सामने गया और
मुझे बोला गाड़ी में बैठो, गाड़ी से जाके उसने ठक कर दिया, उसने शटर खुला, बुलाई आ चुकी। मैं शटर खोल के दुकान में छुप के अंदर चला गया। अंदर के टेबल लगी हुई थी, खाने का सामान था और 12 IAS IPS अधिकारी थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। वो बात करना चाहते थे, उनकी तकलीफें थी, नहीं खुल के मिल सकते। उन्होंने कहा कि सॉरी आपको ऐसी जगह आना पड़ा। मैंने बोला नहीं, जगह महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग महत्वपूर्ण है। तो मुझे आज आप क्या बताने वाले, क्योंकि आपकी भी वेदना है, आपके वेदनाओं को शब्द देने वाला कोई नहीं है। ये दुर्भाग्य है पत्रकारिता, कैसे छुप छुपा के मिलना पड़ता है। डर किस बात का? वानखेड़े से खुल के मिलोगे तो प्रॉब्लम है। कितने लोग बुलाते हैं, कई लोग कहते हैं कि वानखेड़े जी को तो बुलाना पड़ता है, लेकिन वो मंत्री जी ने कहा कि वानखेड़े जी को मत बुलाओ, वो थोड़ा सा कैंसिल करना पड़ा। ऐसा होता है, एक ही जगह बुलाया जाता है। वैसा मीडिया में मैं डंडे की चोट पे आता हूँ, क्योंकि मुझे भी बोलने की आजादी है। आज सरकारें अपने हिसाब से चल रही है और राजनेताओं का मुख्य उद्देश्य सत्ता का मक्खन खाना है और सत्ता में रहना है। उनका जो टूल किट है पूरा, उसमें कहीं ना कहीं पत्रकारिता एक हिस्सा है। वो हमारा उपयोग करते हैं और हम उपयोग होने देते हैं। हर एक की मजबूरी होती है, बच्चे हैं, परिवार है, सभी। आज आपने महिलाओं का यहाँ स्वागत किया, उनको बुलाया, उनका सम्मान किया, ये भी एक और बड़ी बात है। मैं भी एक पत्रकार हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी तो पत्रकार है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में, नवभारत टाइम्स में बड़े ओहदे पे है। लेकिन कई बार मुझे भी घर में सुनना पड़ता है, ये क्या समय हो गया क्या आने का? अरे मैंने बोला इतनी पत्रिका मत बनो, खाना खा लिया करो ना भाई। पर ऐसा होता है क्या, एक ही दिन में खाना साथ नहीं खाएंगे। देखिए 11 साढ़े 11 बज गए, ये होता है। मेरे बारे में जब लोग कहते हैं कि जब वो पार्लियामेंट लोकसभा करने गए तो 3 सांसदों ने उनको बोला, भाई मंजीवी जी देखिए बड़ा अच्छा परिवार है आपका, अशोक जी को समझाइए, थोड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, देखिए बहुत रिस्क है। तब तो बोल भी तो क्या कर सकते, जो किस्मत में होगा होगा। लेकिन घर आके चिंता में बैठे थी, बोला देखो सब कह रहे अशोक और कुछ नहीं हो सकता कहीं इसका, मेरा और क्या हो सकता है, पत्रकारिता छोड़ देंगे, चाय की दुकान लगा दूंगा, क्या करूँ? चाय की दुकान लगाऊंगा तो प्रधानमंत्री बनने का एक चांस है। तो तकलीफ भरी अभी प्रधानमंत्री आए थे मानो मुंबई में, बहुत सारा भाषण देते थे और अपने आमदारों को बोल गए कि परिवार को समय दो, परिवार को समय देना जरूरी है। अरे परिवार को हमको भी समय देना जरूरी है। हमारे आमदार को सिर्फ परिवार के लिए ही करते हैं और उनको ही समय देते हैं। यदि आमदार जनता के लिए समय देते तो आज महाराष्ट्र में किसान नहीं करता, बेरोजगार नहीं करता, सोयाबीन का 4,812 रुपए जो हमी भाव है वो भी नहीं मिल रहा है। पिछले 3 महीने में, पूरे भारतवर्ष में पिछले 3 महीने में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 46 लाख टन सोयाबीन मंडी में आया, उसमें से मात्र 8 लाख टन हमी भाव में खरीदा गया। बाकी बचा हुआ सोयाबीन 3500, 3400, 3200, 3000 में देना पड़ा। 6000 का भाव मैंने सुना था, वो समझ में नहीं आ रहा 6000 कब मिलेगा। अब कोई ज्यादा नेताओं को पूछे तो बोलता चुनावी जुमला था, वो चुनाव में बोलना पड़ता है 6000। ऐसी कई चीजें हैं और आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि सब तकलीफ ग्रामीण क्षेत्र में है। शहरों में बहुत तकलीफें कम हैं, शहरों में लोग पैसा कमाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करते हैं। आज भी जब मैं देखता हूँ कि गढ़चिरौली में एम्बुलेंस की जगह पर एम्बुलेंस चलती है तो दर्द होता है। आज जब ग्रामीण क्षेत्र में घूम के आते हैं, किसी गांव में जाते हैं, कहीं चुनाव के दौरान जब घूम के आते थे तो वापस आने के बाद एक क्रिमिनल ऑफेंस लगता था कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के पानी की बोतल 28 रुपए की खरीदते हैं, उस 28 रुपए में एक परिवार खाना खाता है ग्रामीण क्षेत्र में। ये वस्तुस्थिति है। मेरे पास सीना 56 इंच का नहीं है, क्योंकि मेरे पास दिल बड़ा है, तो मेरा दिल दर्द करता है। वो जो पीड़ा है वो वीडियो से निकलती है, जिसको लगता है कि वो आपकी अपनी कहानी है। मैं कोई कहानी लिख नहीं रहा। आपने
जो मेरे पास रॉ मटेरियल आता है उसी से मैं परोसने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए पत्रकारिता बहुत जिंदा रखती है। और एक मैं और बात बताऊं, आपने क्यों कहा सोशल मीडिया बहुत जरूरी है। एक TV9 भारतवर्ष चैनल आपने देखा होगा, इसका हिंदी का भी चैनल है, तो उसके पूरे ग्रुप के डायरेक्टर है हेमंत शर्मा। अब हेमंत शर्मा साहब की मतलब कितनी बड़ी पोजीशन है, लेकिन वो लगातार फेसबुक पे लिखते हैं और उनके आर्टिकल जो फेसबुक पे है वो लाखों के तादाद में देखे जाते हैं। उनका आज ही फेसबुक पे एक बड़ा लेख है और वो लेख जो कंगना रनावत की इमरजेंसी पिक्चर है, उस पिक्चर के अनुशंसा है उन्होंने इमरजेंसी और पिक्चर क्या होता है, वास्तविकता क्या होती है, इसके ऊपर इतना बढ़िया विश्लेषण किया। मैंने उनको फोन करके पूछा कि आप तो इतने बड़े पोस्ट पे है। उन्होंने कहा हाँ अशोक, मैं एक ग्रुप का डायरेक्टर हूँ, लेकिन ग्रुप की कुछ लिमिटेशन हो सकती है। मेरे अभिलाषा जो मेरी है इसको व्यक्त करने के लिए मुझे फेसबुक ने खुला हाथ दिया है और मैं कर रहा हूँ। उसमें उनके पिता थे मनु शर्मा, बहुत पद्मश्री, बहुत साहित्यिक, बहुत बड़े साहित्य थे। महाभारत में मनु शर्मा जिस बड़ा काम किसी ने नहीं किया। इमरजेंसी के दौरान एक अखबार जयप्रकाश नारायण के लिए निकाला जा रहा था बनारस से, उसमें कुछ कविताएं लिखी, उन कविताओं को उन्होंने लिया और जब कविताएं मैंने पढ़ी तो मुझे लगा ये कविता इमरजेंसी के लिए नहीं, आज के युग में भी लागू है। मौसम की आंखों में नमी हो गई है, लगता है कोई गमी हो गई है। गमी माने मृत्यु। मौसम की आंखों में नमी हो गई है, लगता है कोई गमी हो गई है। मेरे टेबल पर पड़ी संविधान की पुस्तक से बहुत सारे पन्नों की कमी हो गई। ये वर्तमान है। कौन जाने हमारी कलम कल से स्वच्छंद न रह पाए। कौन जाने हमारी कलम कल से स्वच्छंद न रह जाए, हमारी जबान बंद न हो जाए, क्योंकि लोकतंत्र भस्म हो रहा है। उसकी राख को नमस्कार, चींटी को निकलते पंख को नमस्कार, प्रजातंत्र के भटके राही को सलाम और उगती हुई तानाशाही को भी सलाम। क्या ये वर्तमान नहीं है? शोर मत मचाइए, चुपचाप बगल से गुजर जाइए। ये आजकल सब पत्रकारों को बोला जाता है। शोर मत मचाइए, चुपचाप बगल से गुजर जाइए। ये मत देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है। ये अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ प्रजातंत्र सो रहा है। ये जब कविता मैंने पढ़ी और ये लेख मैंने गाड़ी से आते हुए पढ़ा, झंझोड़ गया। मैंने बोला कि आज आपातकाल, इमरजेंसी आनी बानी, इसका अंत है। कितने सालों बाद भी क्या भारतवर्ष की स्थिति बदली है क्या? एक घोषित होती है, अघोषित होती है। 4 दिन पहले दिल्ली सरकार ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश निकाला और दिल्ली पुलिस को नोडल एजेंसी बनाया कि यूट्यूब पे जो भी मटेरियल आएगा वो चेक करेंगे और उनको गलत लगाया तो उठा के उसको बंद करेंगे। मैं पुलिस प्रशासन के प्रति मेरा आदर है, लेकिन मेरी अभिव्यक्ति की आजादी पे उनका अंकुश भी मुझे नहीं चाहिए। यदि कुछ संपादकों का मंडल बना के जर्नलिज्म के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से उनके डायरेक्टर्स को एक पैनल बना के यदि उनके पास एक काम देता तो मैं मानता कि उनको समझ है। आज कोई भी किसी के खिलाफ एक एफिडेविट देता है और उसको उठा ले जाता है। मात्र एक एफिडेविट देने से इस देश का गृह मंत्री 13 महीने जेल में रहा इस राज्य का, क्योंकि एक पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इसने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी है और कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को पूछा कि भाई कहाँ है प्रूफ। उन्हें बोला नहीं, मैं कुछ अधिकारियों को बोलते हुए सुना था। आपने कुछ अधिकारियों को बोलते हुए सुना? मैं आज बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी सुना 10 अधिकारियों के लेके कि ये महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री 1000 करोड़ रोज मांग रहा है, तो क्या आप उस पर एक्शन लोगे? लेकिन उस पर एक्शन होता है।
लेकिन एक नराधम एक सरपंच की हत्या करता है और नृशंस हत्या करता है और उसके ऊपर खंडनी का आरोप लगा के जेल में होता है, हत्या का आरोप नहीं लगता। ये कई चीजें हैं जिसको खासकर भीड़ के पत्रकारों को तो मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इस इशू को उठाया। मैं सैल्यूट करता हूँ क्योंकि ऐसे गुंडों के बीच में पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है। इंदौर के पास भोपाल में गैस ट्रेजरी हुई तब मैं इंदौर में था, पत्रकारिता कर रहा था। मैंने भोपाल की वो लाशें देखी है, आज भी आंखों के सामने आता तो रात में उठ के बैठता डर के मारे। आज इतने साल हो गए, वो जो कचरा पड़ा है फैक्ट्री का, वो रोज भोपाल को पोल्यूट कर रहा है, वहां पे रोज जहरीली गैसें निकल रही है। उस कचरे को कहां जलाया जाए? आदेश ये हुआ था कि कचरा जर्मनी चला जाए, क्योंकि जर्मनी में ये कचरा जलाने की व्यवस्था है और कहीं भी दुनिया में, या कचरा अमेरिका जाए क्योंकि अमेरिका की कंपनी थी। जब एक कचरा इंदौर आना लगा, डबल इंजन की सरकार थी, सारे इंदौर के नेता चुप बैठे थे भाजपा के। और जब इंदौर के पत्रकारिता ने ये इशू उठाया, पूरा इंदौर रास्ते पे आया, 6-6 लाख लोग जब इकट्ठा हुए, तब सरकार को पसीना आया और वो कार्यक्रम क्या चल गया। ये पत्रकारिता की औकात है, ये पत्रकारिता तो हम अपने ताकत को नहीं भूलना चाहिए। और ये ताकत तब आती है जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं। और यदि हम वॉइस ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हैं तो फिर हमें तो किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जो संगठन आपके बच्चों के एजुकेशन का, आपके बीमा का, आपके घर की जिम्मेदारी सर पे लेता है, मुझे मालूम नहीं संदीप काकोल का भी घर है कि नहीं है, लेकिन वो चिंतित छोटी छोटी बातों के लिए है। आज जैसी पहली बार उसने मुझे पूछा, बोला कि पिछली बार आपको बोला था कि ये फोन का कवर चेंज करो, फट गया, आपने नहीं किया। मेरे फोन की कवर की भी जिसको चिंता है, ऐसा भाई यदि साथ में हो तो मैं तो 10 सरकारों को करने को तैयार हूं। फिर मैंने उनको कहा कि मैं फोन ही बदल रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्यून ने एक दिन मुझे चाय पिलाते हुए बोला कि सर फोन बदल देना, अब मेरा भी फोन आपसे अच्छा है। मैंने बोला 4 साल पहले लिया हुआ फोन है, नया फोन लाता हूँ तो वो फोन समझने में 4 महीने लगते मेरे को। ये कैसा है, इसको बार-बार पूछना पड़ता है, ये सेव करना नंबर जरा कि कहाँ से ढूंढना है, तो मुझे लगा यार तकलीफ होती है। फिर मैंने संदीप को बोला अगले कार्यक्रम में तुम्हें फोन ही बदला हुआ दिखेगा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। तो जब इतनी छोटी छोटी बातों पे कोई आपका साथी आपका साथ में बैठा है, और मैंने पहली बार टीवी पे देखा है, फिर पीछे पीछे हट रहा था, बोला आगे तो आओ 2 मिनट के लिए। जो आगे आने सब सारे देश में प्रॉब्लम ही नेतागिरी में है, खुद का चेहरा चमकाने का है। वो गडकरी हमेशा कहते ना, बोले थर्ड रेट आदमी पार्टी का कोई औकात नहीं उसकी, वो अपना बड़ा बड़ा पोस्टर लगाता है जन्मदिन का, और बोले हमारे जैसे बीजेपी के फोटो होती है, मोदी जी, अमित शाह जी, बोले हमारा भी अपमान करता है। तो हम भी कहते हैं कि भाई फोटो कभी नहीं लगाओ। मैं उस एरिया की नजर से मैंने पत्रकारिता शुरू की है, जहाँ की सांसद सुमित्रा महाजन मेरे माँ जैसी थी। सुमित्रा महाजन ने जब बड़ा बैनर लगा था चुनाव में, जब 8वीं बार चुनाव लड़ रही थी, तो उन्होंने पूछा बैनर किसने लगाया, तो वो बोला ताई मैंने लगाया, और बुरी तरह से बताना उसको ताई ने। पूरे 8 साल बाद भी इंदौर के लोगों को बताना पड़ेगा कि ये सुमित्रा महाजन है, तो लानत है मुझ पे, मेरे को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो क्यों खर्चा करते हो इतना यार, क्यों क्या मतलब मिला तुमको ये बैनर लगा के? बस अपना नाम लेके तुम मेरे को बताते हो कि मैंने लगाया, तुमने आज मेरा दिल तोड़ा। हटाओ ये बैनर साहब, मेरे चुनाव में बैनर नहीं चाहिए। सुमित्रा महाजन काफी है, क्योंकि इस शहर में मुझे 6-7 बार चुनाव जिताया। अब मैं क्या बोलूं उनको, मेरे पास मांगने के लिए कुछ नहीं, जितना देना है वही दे रही हूँ। ऐसे नेता कितने हैं आज के डेट में? नेता बोलते हैं कि मेरा फोटो क्यों नहीं लगा। अभी हरियाणा में चुनाव हुए, एक अच्छा जीतने वाला उम्मीदवार हार गया, उसने मुझे 2 बार फोन किया, अरे वो दीपेंद्र हुड्डा से आपकी बातचीत हो तो उसको बोलो कि एक बार मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गया तो मैं निकल जाऊंगा। तो मैंने बोला यार दीपेंद्र चुनाव के टाइम में थोड़ी हुई, लेकिन एक कोई ऐसा मेरे यहाँ स्टोरी गई कि दीपेंद्र के फोन आया, बोला सर क्या सर गलत हो रहा है। मैंने क्या गलत हो रहा है, स्टोरी तो गलत नहीं है, थोड़ा सा संभाल के। मैंने कैसे संभालेंगे, तुम तुम्हारी राजनीति करो, हमारे पत्रकारिता करेंगे। मैंने बोला दीपेंद्र तुम्हारा एक उम्मीदवार है कांग्रेस का, जरा चले जाओ यार वहाँ पे, वो जीत जाएगा। बोला हाँ मैं आपका सजेशन बिल्कुल ध्यान में रखूंगा। वो आखिर तक नहीं गया, वो हार गया। फिर दिल्ली में आया तो ऑफिस मिलने आया,
बोले आपने दीपेंद्र जी को बोला था, दीपेंद्र जी ने मुझे कहा था कि वानखेड़े जी का भी फोन था लेकिन मैं नहीं जा पाया। बोले क्यों नहीं आया, तेरी क्या दुश्मनी थी? बोला सर हमारे गांव से वो जा रहे थे, उन्होंने पोस्टर देखा और मुझे पूछा, बोले कि मेरा पोस्टर में फोटो नहीं है। मैंने बोला बोले सर आपके पिताजी का है, अध्यक्ष का है, राहुल गांधी जी का है, खड़गे जी का है, आप किसी पोस्ट पे हो नहीं तो समझ में नहीं आया। बोले ठीक है, आप लोग समझते नहीं हो तो फिर मैं क्यों आऊँ? बोले फोटो नहीं लगाया तो मैं चुनाव हार गया। ऐसे भी नेता है और ऐसा भी अपने पास आदमी है कि जो फोटो लगाने में चिंता करे। तो हमें आज के डेट में ऐसे लोगों की जरूरत है क्योंकि ये संक्रमण का समय चल रहा है। देश प्रजातंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए लगातार एक पूरी फौज लगी हुई है इसको बर्बाद करने के लिए। और दुख इस बात का है कि मुझे बाल ठाकरे एक बात के लिए अच्छे लगते थे कि वो जो है मुंह पे बोलते थे। यदि उनको संविधान बदलना होता तो बोलते कि हमारा बदला ही है, पूरा क्या करेंगे जब पापा की मदद तक हम उठो, ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन ये हम संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर की इज्जत करके बोलने वाले सबसे पहले इस संविधान को दीमक जैसे चाट रहे हैं और ये पिछले दरवाजे से चाट रहे हैं। और दुर्भाग्य है संविधान के जो 3 बड़े पिलर होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों को दीमक लग चुकी है। तीनों एक दूसरे के सहारे उस संविधान के पूरे किताब को खाने में लगे हुए हैं। ऐसे में स्वयं घोषित 4था स्तंभ जो हमने अपने आप को कहते हैं, ये हमारी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है कि हम अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं वो करें। हमारी देखने में ताकत है। यदि हमारा अखबार नहीं छापता तो आप अपने यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यदि टीवी 9 के बड़े जैसा चैनल का डायरेक्टर जो पूरी एडिटोरियल पॉलिसी सारे टीवी 9 ग्रुप की संभालता हो, यदि वो फेसबुक पे जाके अपनी वेदनाओं को शब्द दे सकता है या अपनी अभिलाषा व्यक्त कर सकता है तो हमें करने में किसने रोका? उसको भी लोग देखते हैं, लोग शेयर करने लगते हैं, ये अच्छी बात हो और देखते देखते लाखों लोग देखते हैं। मोनेटाइजेशन की बात मत करो, सामान्य जिंदगी जियोगे तो सामान्य जिंदगी आराम से जी सकता है आदमी। उसी दिल्ली में मेरा ड्राइवर 20,000 रुपये महीना पे अपनी जिंदगी जिताता है और वहाँ 2.5-3 लाख रुपए देने वाले भी लोग हैं। तो हम उस 20,000 वाले को देखे ना कि 2.5-3 वाले को देखे, वो भी तो दाल रोटी खाता ही है, वो भी तो कहीं ना कहीं रहता ही है। अपनी जरूरत से ज्यादा, मैंने पिछली बार भी कहा था, जितनी ज्यादा जरूरत को लाभ बढ़ाओगे उतना ही आप अपने आप को मार्केट में बेचने के लिए लाओगे। आपकी जरूरतें कम होगी, कोई माई का लाभ आपके ऊपर टैग नहीं लगा सकता। आप बिकने वाली कम्युनिटी नहीं हो। शेयर बिकता नहीं है, शेयर दहाड़ता है और ये सारी शेयर की जो फौज है मेरे सामने, ये दहाड़ी, ऐसा मुझे विश्वास है। आपने मुझे बुलाया क्योंकि मैं फिर कहता हूँ कि 2 प्रशासनिक अधिकारी हैं हमारे सामने, उनका इससे कोई लेना देना नहीं, वो पत्रकारों के मित्र हैं इसलिए आए हैं। तो जो मैंने वक्तव्य किया ये मेरे लिए, मैं इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ क्योंकि मुझे फिर कई जगह कई लोगों को जवाब देना होता है। हमारे पुलिस डॉक्टर साहब हैं पुलिस में, उनकी भी अपनी व्यथा है। मैं दिल्ली पुलिस में कई दोस्त हैं मेरे, मैं बोलता हूँ जितना परिवार, हम तो थोड़ा तो समय दे सकते हैं परिवार, कभी पुलिस वालों की जिंदगी में झांक के देखो तो अपने परिवार को समय नहीं दे सकते। एक ब्लैक वॉरेंट नाम की सीरियल आई है ओटीटी पे, देखिए उसको कि जेल में रहने वाले अधिकारियों की जिंदगी क्या है तो समझ में आता है। हम तो हमारे बीच में भी लिफाफेबाज है, हम अपने आप को बात नहीं समझते। वो आके लिफाफे के लिए इतना परेशान करते कि वो बोलते हैं ले और तू जा, कुछ भी छापने लगते हैं। तो कम से कम वॉइस ऑफ मीडिया से जुड़े हुए लोगों की इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ, मेरे तरफ से गारंटी दे सकता हूँ, हम आपका सहयोग करेंगे, आपका सहयोग अपेक्षित है और हमें लिफाफे नहीं करेंगे, हम लोग आपका साथ करेंगे क्योंकि पुलिस और पत्रकार का चोरी दामन का साथ है। यदि हम सब मिलकर करें तो ना गुनहगारी पनप सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 2 मिनट में शांत हो सकती है। कई चीजें हैं, मैं इंदौर में पत्रकारिता करता था सर, हमारे यहाँ मनोज लिखोटिया करके रिपोर्टर थे, क्राइम रिपोर्टर, और वो अजूबा था। अंग्रेजी अखबार में वो आदमी काम कर सकता था, जिसको हिंदी नहीं आती लेकिन उसके पास खबर नहीं। इंदौर में एक टीवी मैकेनिक के दोनों हाथ एक गुंडे ने तलवार से काट दिए और उस गंडे का इतना खौफ था
कि सब चुप हो गए। मनोहर निमोदिया को पता पड़ गया, मनोहर निमोदिया अपने फोटोग्राफ्स लेके आया और फ्री प्रेस ने पहले पन्ने पे खबर छाप के कहा कि यदि ये हो रहा है इंदौर में, इंदौर के साथ साथ विधायकों को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरे दिन मुख्यमंत्री का फोन गया और वो गुंडा अरेस्ट हुआ और बाद में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। डर नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ गुंडों से बड़ा डर को कोई नहीं होता। ये मैंने देखा है, मैंने पता नहीं आपको कहानी सुनाई कि नहीं सुनाई। मुंबई में मैं था, एक बड़े भाई, नाम नहीं लूंगा, वो मुझे एक शादी में मिले। अरे हम तुमको सुनते हैं, तुम चलो कहीं यहाँ पे नहीं खाना खाएंगे मेरे साथ। उन्हें एक मुलुंड में किसी को रेस्टोरेंट को फोन किया, वहां से जाते जाते हमको 11, साढ़े 11, 12 बज गए। अब वो बेचारा मुलुंड का रेस्टोरेंट बड़ा थर्रा रहा था, पूरा रेस्टोरेंट खाली, वो सारे कुक और वेटर ऐसे बैठे हुए थे कि भाई आ रहे हैं। हम सब बैठे 4 लोग डाइनिंग टेबल पे, भाई क्या खाएंगे? वो सब भाई जिसे को भाई कहते हैं, बोले भाई क्या खाएंगे? मैंने जो भी मिल रहा है तो खाना बनाया, बिल्कुल चुपचाप शांत। भाई से क्या बात करेंगे कि क्या चल रहा है आजकल, मटर का रेट तो बोल नहीं सकते। और आप अच्छा बोलते हैं भाई हम आपको बहुत सुंदर खाना ये बोल रहा था। ये बात हो रही थी, फिर शाम रूप से शांति छा गई, उसकी सारी टीम कोई बात इधर झाँक रहा है, इधर झाँक रहा है। इतने में मेरे हाथ से चम्मच गिर गई, बड़ी वाली चम्मच थी, टन करके आवाज आई इस पूरे अंधेरे में रात के। और जब आवाज गूंजी तो हमारे खाने वाले भाई फटक करके वो उठ के खड़े हो गए और उन्हें बोला कि सब उधर उधर भाग लेंगे, बोला मैंने चम्मच गिरा, क्या है भाई चम्मच गिरा तो तब मुझे समझ में आ गया कि जो भाई जिसके नाम से लोग थर्राते हैं वो एक चम्मच के थर्राने से थर्रा गया। तो ये छोड़ दीजिए। अभी अरुण गौरी बैरूड पे आए थे, एक हमारे मित्र अनिल गाड़ी, वो आए मुंबई में मेरे पास और मुझे कहने लगे कि आपको 2 मिनट के लिए चलना है। ये उसी दिन की बात थी जब डिनर ऑर्गेनाइज था। मैंने बोला यार मुझे डिनर पे जाना है। मैंने कहा मैंने वो नहीं पता होता, और कोई स्पेशल डिनर ऐसा बोलते मुझे, तो मैं तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है? बोले यही पास में। मैं नरेंद्र पॉइंट से फ्लाईओवर क्रॉस करके भाईकला उतरा, बोले यार मैं तभी जा रहा हूँ। मैंने क्या यहाँ पे? पूरा 2 मिनट चल मेरे साथ। ऊपर गए, अरुण गौरी बैठे हुए थे, मेरा ग्रुप बैठा हुआ था। अरुण गौरी बोला मैं जेल में रोज दिखता है, मैं खाने आता। मैंने अच्छा ठीक है, मैं चाय जूस कुछ मिले नहीं। अब अरुण गौरी से मैं क्या बोलूँगा? सामने वो भी चुप, मैं भी चुप। वो आपको डर नहीं लगता? पहले नहीं डर नहीं लगता, ये बच्चा अच्छा करता है। तो वो 9 बजे देखता है शो, मेरे उधर टीवी है वो जेल में, और पूरा लोग आके देखता है। तो कल मैं बोला इनको कि वो 9 बज गए, टाइगर का शो है, तो मेरा छोटा भाई बोला रही तो अशोक पान करे, हम जानते इसको। तो फिर मैं बोला कि अरे मेरे को मिलना है, फोटो खींचना। मैंने खींचो कोई काम हो तो कभी भी बता देना। हाँ, तो मेरे मन में ही कहा मैंने पत्रकारिता खत्म हो गई तो घर पर खाली करवा लूंगा। तो जब तक हम 1-2 जगह तो है। सवाल ये है कि आप ये भी पत्रकारिता करते हो तो इस देश के अंडरवर्ल्ड के लोग भी आपके सामने नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है डर क्या होता है, उन्हें पता है निडर क्या होता है। जब वो इस सिस्टम से डरते हैं, उस सिस्टम के खिलाफ सवाल पूछने वाले लोग सामने खड़े हो तो उसके सामने नतमस्तक होते हैं। समाज आपको बहुत इज्जत देता है, बहुत अच्छे पत्रकार बनो, इतनी इज्जत मिलेगी आपको समझ नहीं आएगा क्या करें। किसी भी जगह पे आप जाओ, कहीं पे भी जाओ, किसी छोटे से दुकान पे जाओ तो चाय का पैसा नहीं लेता, कहीं सुबह निकल जाओ तो 4 लोग आते हैं, सर फोटो खींचे, बहुत दिखते हैं आप। एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो वो कहते हैं, एयर होस्टेस कहती है कि कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू? मैंने कहा माय मदर इज अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स, और वो देखती है। आपको मैं बताऊंगी क्या हमारे साथ ये है, और मैं कोई बड़ी बात नहीं कहता। आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मैं वही बात कहता हूँ जो आप लोगों को मालूम होती है, नई बात नहीं कहता मैं। यूपी की बात आपके लिए नहीं हो सकती, जब महाराष्ट्र में बोलता हूँ तो आपको पार्टी को पूछ के बोलता हूँ। या कुछ हादसा हो गया तो मैं ये विजय को फोन करूंगा, मैंने विजय क्या हुआ वहाँ पे, विजय मुझे बताएंगे ये ऐसा हुआ, मैं बोलूंगा आपको लगेगा है बोलूं। दिल्ली में बैठ के बोला, दिल्ली में नहीं, मेरा स्तंभ पीछे। तो आप कहीं यदि मैं पत्रकारिता में मुझे आप दिल समझते हो तो इस दिल को जो खून आता है, ये आप सब मेरी शाखाएं हैं।
इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ, मैं आपको कृतज्ञता देने आया हूँ, धन्यवाद देने आया हूँ। यदि मैं दिल्ली में हूँ तो उसका मूल कारण आप लोग यहाँ पत्रकारिता करते हैं, जान की बाजी लगाते। वॉइस ऑफ मीडिया ये संगठन जिससे जुड़ने पे मुझे भी गर्व महसूस होता है, और मैं हमेशा कहता हूँ संदीप, जहाँ संदीप बुलाएगा मैं आऊँगा। समय होने का कोई मतलब नहीं है, संदीप के लिए समय है और हमेशा रहेगा, क्योंकि संदीप हम सब के लिए लड़ रहा है। यदि उसके बुलावे पर नहीं आएंगे तो फिर ये पत्रकारिता से दोस्ती पे, संगठन पे गद्दारी। इसलिए आप आए, आपका धन्यवाद। संदीप आपको मुझे बताया, आपने सबने सुना, एक बार फिर से धन्यवाद। जय भारत, जय पत्रकारिता।